Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying General Science 10th class. Today we are to start chapter 8, that is about current, electricity. Electricity is a form of energy that's a very common आम सी फॉर्म है जिसको कि हम सब जानते हैं. That is used in our homes and our workplaces every day. हर रोज हर जगह ये देखें, घरों में मुख्तलिफ जो हमारे वर्क प्लेसेस हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, तो वहाँ पे हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. इससे हमारी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो हमें मिलती हैं. तो बहुत आसान है इस एनर्जी का इस्तेमाल. तो बेटे आपको मालूम है, जस्ट हम स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपना वर्क शुरू कर देती है. इलेक्ट्रिसिटी को हम 4 मुख्तलिफ तरीकों से यूज करते हैं. ये 4 तरीके बेटे बेसिकली क्या एनर्जी कन्वेयंस है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो हम मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, या हम इसको लाइट में कन्वर्ट करते हैं, या इसको साउंड में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसको हीट में कन्वर्ट करते हैं. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो डिफरेंट यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स, मशीन वगैरह यूज करते हैं, मशीनें जिनके जरिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हम बल्ब को यूज करें, ट्यूब्स वगैरह, ट्यूब लाइट्स जो हैं ये यूज करें. इवन टेलीविजन के अंदर देखें, पिक्चर्स वगैरह आप देखते हैं, वहां पे आपको जितनी लाइट नजर आती है तो ये लाइट एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी की कन्वेयन होती है. इवन के टीवी के अंदर जो सिग्नल्स ट्रांसमिशन है, लाइट सिग्नल्स जो हैं वो यूज होते हैं. तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जिसका यूज हो रहा है लाइट की फॉर्म में. नेक्स्ट बेटे, लाउड स्पीकर्स के अंदर ये एनर्जी जो है, लाउड स्पीकर्स के अंदर, तो बेटे लाउड स्पीकर जो हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करते हैं. और जो इलेक्ट्रिक आयरन है, हीटर है या टोस्टर है, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है. तो ये 4 तरीके आपको बताए गए हैं जिन तरीकों से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं, जिसको डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके यूज करते हैं. 4 फॉर्म्स बेटे मैंने कौन कौन से बताए. पहली है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी थी लाइट एनर्जी, और तीसरी साउंड एनर्जी है, और चौथी हीट एनर्जी. और ये डिफरेंट अप्लायंसेस जो इसमें हम यूज करते हैं एनर्जी कन्वेयन में, वो आपको बता दिए गए हैं. नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं. इलेक्ट्रिक करंट बेटे क्या है. आपको मालूम है कि करंट हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस दैट इज कंसिडर्ड करंट. अब ये चार्जेस क्या होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल्स के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो उनकी वजह से करंट फ्लो करता है. कुछ कंडक्टर्स मसलन लिक्विड्स और गैसेस जो हैं, इनके अंदर करंट जो होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से मूव करता है. लिक्विड्स या गैसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जो कि चार्ज कैरियर्स के तौर पे काम करते हैं, और करंट इन आयंस की वजह से मूव करता है. लेकिन बेशक कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो, किसी मेटल कंडक्टर के अंदर या लिक्विड्स गैसेस के अंदर से करंट फ्लो कर रहा हो, तो सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बोथ केसेस में, जो कि इन चार्जेस को फोर्स करता रहे, फोर्स करके मूव करवाता रहे सर्किट के अंदर. तो सोर्स बेटे क्या करता है, इन चार्जेस को सर्किट में पुश करता है.
अगर सोर्स अवेलेबल रहेगा तो ये चार्जेस मूव करते रहेंगे, और अगर सोर्स नहीं होगा तो चार्जेस मूव नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जो इलेक्ट्रिक करंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स के ऊपर। और सोर्स बेटे क्या चीज है? यहाँ पे वोल्टेज सोर्स यूज होगा। वोल्टेज सोर्स जिसे हम पावर सोर्स कह सकते हैं, और वो क्या हो सकता है? बैटरी हो सकती है, या सेल्स हो सकते हैं, या जैसा कि वापडा की जो हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो वापडा का सोर्स हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सोर्स होगा हाई पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाने के लिए कोई सोर्स होगा, तो तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव कर सकेंगे। यानी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए सोर्स का होना लाजमी है। सोर्स इज बैटरी एक्स्ट्रा। बताया कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर में से 1 सेकंड में से गुजरता है, हम इसको करंट कहते हैं। करंट को डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकंड में पास हो, उसे हम करंट कहते हैं। या इसी को हम अदर वर्डिंग में डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो बेटे अगर हम चार्ज को क्यू के साथ इंडिकेट करते हैं और जिस टाइम के लिए वो कंडक्टर में से पास हुआ है उसको टी, स्मॉल टी से शो करें, और करंट को हम आई के साथ शो करें जो कि करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। मीन कि अगर आप करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके पास चार्जेस और टाइम मालूम है, अमाउंट ऑफ चार्ज भी मालूम है, और वो टाइम भी मालूम है जिस टाइम के थ्रू ये चार्जेस जो हैं वो कंडक्टर में से फ्लो करते रहे हैं, तो हम अमाउंट ऑफ चार्ज को इस टाइम से डिवाइड करें तो हमें करंट मिल जाएगा। आई क्या है? करंट। तो यूनिट क्या है करंट का? सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर बेटे करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर यानी करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे। जैसा देखो बेटे हम मैस ऑफ एनी सब्सटेंस उसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो हम करंट को उसी तरह से एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं। जो करंट का एसआई यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में, करंट को मेजर करने का जो यूनिट यूज होता है दैट इज एम्पियर, और इसको हम डिनोट करते हैं ए के साथ। करंट को हम मेजर किस डिवाइस से कर सकते हैं? एमीटर के साथ। एमीटर बेटे वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, और सर्किट में हमने एमीटर को लगाना कैसे होता है? सीरीज में। सर्किट के अंदर सीरीज में लगाने का मतलब ये होता है कि हमारे पूरे सर्किट का जो करंट जिस रास्ते से पास हो रहा है उसी रास्ते में लगाएंगे एमीटर को। यानी करंट का एक ही रास्ता होगा। सीरीज सर्किट में आपको मालूम है एक ही रास्ता होता है। तो जो करंट हमारे अप्लायंस में से पास हो रहा है, जिस रास्ते से पास हो रहा है उसी रास्ते में हम एमीटर को लगाएंगे। तो जब एमीटर उस रास्ते में लगाएंगे तो ये कंसिडर होगा कि सीरीज में लगा हुआ है सर्किट में, तो ये आपको करंट की अमाउंट जो है वो बताएगा कि कितना करंट सर्किट में से पास हो रहा है। ये छोटे यूनिट्स कुछ करंट के दिए गए, जैसे मिली एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है 10⁻³ एम्पियर के, यानी 1000वां हिस्सा 1 एम्पियर का है। इसी तरह 1 माइक्रो एम्पियर, ये सिंपल है माइक्रो का, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? 1 एम्पियर का 10 लाखवां हिस्सा। ये बेटे यहाँ पे आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताया गया है कि जो बल्ब का एलिमेंट होता है, ये बेटे एलिमेंट होता है जो कॉइल से बनी होती है बल्ब के अंदर। अगर हम देखें तो इट इज टाइटली वाउंड, इसको टाइटली वाइंड किया गया होता है स्प्रिंग की शक्ल में। तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि इसके अंदर से, इसकी टन्स के अंदर से हवा पास नहीं हो सकती,
और जब हवा पास नहीं होती तो कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट वेस्ट नहीं होती। हीट का जो लॉस है बाय कन्वेक्शन प्रोसेस उसको अवॉइड किया जा सकता है इस तरीके से। ये बेटे हमने करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट जो है। अब हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं। हिस्टोरिकली बेटे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रिसिटी जब डिस्कवर हुई इन द बिगनिंग, स्टार्ट में जैसे इसकी डिस्कवरी हुई थी, तो साइंटिस्ट ने ये अज्यूम कर लिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करती है। साइंटिस्ट का ये कॉन्सेप्ट था। उन साइंटिस्ट को चूंकि ये चीज मालूम नहीं थी, इसलिए उन लोगों ने, उन साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो होता है। हालांकि हमें मालूम है कि पॉजिटिव चार्जेस तो टाइटली हेल्ड होते हैं और ये मूव नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं। लेकिन उनका चूंकि एक कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप कर दिया था कि करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये करंट कहलाता है बेटे कन्वेंशनल करंट। इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं। बट बताया कि अब तो हमें मालूम है जो करंट है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से फ्लो करता है। नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये करंट को कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है उससे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं और इस तरह से नेगेटिव चार्जेस का फ्लो कंटिन्यू रहता है। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि करंट जो है वो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मोशन को थोड़ा सा देख लें कि कंडक्टर के अंदर इनकी मोशन कैसे होती है। तो बेटे ये स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं होती, जैसा कि एक स्ट्रीम के अंदर या एक पाइप के अंदर पानी बह रहा हो कि वो एक ही डायरेक्शन में जस्ट जो है बगैर किसी रुकावट के बहता रहे, ऐसे नहीं है। बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कंडक्टर के अंदर कैसी होती है, कॉन्टिन्यूस बंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। बंपिंग क्या होती है, टकराना। जैसा यहाँ पे आप कंडक्टर के अंदर देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली टकरा रहे हैं एटम्स के साथ। ये आपको डॉट्स के साथ एटम शो किए हुए हैं और एरो के साथ डायरेक्शन शो की गई है कि इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए एक एटम से टकराते हैं, उसके बाद किसी दूसरे एटम की तरफ चले जाते हैं, फिर उधर से टकरा कर किसी और की तरफ चले जाते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूस बंपिंग जो इलेक्ट्रॉन्स की है ये हमेशा होती रहती है और ये इलेक्ट्रॉन्स की रैंडम मोशन कहलाती है। लिहाजा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। अगर बैटरी नहीं आपने लगाई हुई, एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किसी कंडक्टर के अंदर पास हो रहे हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जितने पास हो रहे हूं, दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द सेम कंडक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी एट ए टाइम उसके किसी क्रॉस सेक्शन को अगर आप देखें तो उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पर भी जा रहे होते हैं। लिहाजा नेट रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो तो जीरो हो गया, तो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट है वो जीरो हो जाएगा इन केस के अगर आपने कोई वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया हुआ। लेकिन जब एक कंडक्टर का कोई एक सिरा जो है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो उसके साथ मिला देते हैं और दूसरे सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिला देते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके ऊपर फोर्स लगती है। ये फोर्स बेटे बैटरी ने लगानी है। बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये फोर्स क्रिएट होती है और ये फोर्स उन चार्जेस के ऊपर लगेगी, उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी और इस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये बेटे याद रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी के अंदर नहीं,
पॉजिटिव टर्मिनल से वो सर्किट में एंटर होंगे और सर्किट से होकर वो जो है वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं। जो चार्जेस हैं इनका फ्लो यूं होता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसको हाई वोल्टेज पॉइंट कंसीडर किया जाता है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है, जो लो वोल्टेज पॉइंट है, उस पे पहुंचते हैं सर्किट में से होकर। तो जो बैटरी ने उनको एनर्जी दी होती है वो यूज करेंगे जिस वक्त वो सर्किट में फ्लो कर रहे होते हैं। तो बताया कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बैटरी सर्किट में पुश करती है तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो लिहाजा ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्किट में मूव करेंगे और इनकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो कहा कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं, हम सपोज कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बेटे जस्ट सपोजिशन है, क्योंकि आपके यहाँ बुक्स में मेंशन ऐसे ही मिलेगी आपको की हुई, तो आपने इसी तरह याद करनी है कन्वेंशनल करंट की फॉर्म में। हालांकि पॉजिटिव चार्जेस तो मूव ही नहीं करते, उन्होंने जस्ट कन्वेंशनल करंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हम कंसीडर कर सकते हैं, तो ये एक एक्टिविटी दी है। इसमें बेटे उन्होंने कहा कि आपके पास टू बॉडीज हैं, एक ए है और एक बी है। जो बॉडी ए है उसके ऊपर +10 कूलम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज है और बी बॉडी के ऊपर -10 कूलम यानी नेगेटिव चार्ज है। दोनों के ऊपर सेम चार्ज है 10 कूलम ऑन ईच बॉडी, एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है। तो इसको बेटे सपोज करें कि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिलाते हैं, किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू इनको आपस में मिला देते हैं, थोड़े से ड्यूरेशन, स्मॉल ड्यूरेशन के लिए मिलाना है और उसके बाद इनको अलग कर देना है। तो इस स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान फर्स्ट कर लें कि 4 कूलम चार्ज है जो कि बी ऑब्जेक्ट या बी बॉडी से ए बॉडी को ट्रांसफर हुआ है। ये एरो के साथ जैसे शो किया है कि 4 कॉलम चार्ज बी बॉडी से ए को ट्रांसफर हुआ है। तो हम देखते हैं कि दोनों बॉडीज के ऊपर आफ्टर देयर सेपरेशन कितना कितना चार्ज रह जाएगा। तो ये बेटे देखें चार्ज ऑन बॉडी ए कितना रहा, 10 कॉलम चार्ज उसके ऊपर पहले था, ये 4 कॉलम और आ गया, तो अब टोटल चार्ज कितना हो गया 6 कॉलम। ये देखें बेटे आप मैथ को जानते हैं कि प्लस माइनस है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएगी साइन यहाँ पे, तो +10 -4 आंसर जो है वो +6 हो जाएगा। इसी तरह हम चार्ज बी के ऊपर बॉडी बी के ऊपर चार्ज को देखते हैं जिसके ऊपर -10 कॉलम चार्ज था। तो अब उसके ऊपर चूंकि चार्ज कम हुआ है, कितना कम हुआ कि हमने कहा था कि यहां से अब जो चार्ज है वो 4 कॉलम और बॉडी ए को ट्रांसफर हो गया है। 4 कॉलम चार्ज बॉडी ए को ट्रांसफर हुआ है। तो बेटे चार्ज बॉडी बी पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। -10 कॉलम पहले चार्ज था, जब 4 कॉलम निकल गया तो देखिए माइनस इंटू माइनस, ये जब ओपन करेंगे ब्रैकेट तो प्लस की साइन आ जाएगी, -10 +4 आंसर -6 रह जाएगा। तो 6 कॉलम चार्ज जो है वो बॉडी बी के ऊपर है और 6 कॉलम चार्ज है वो बॉडी ए के ऊपर है, उसके ऊपर +6 है, इस पे -6 है। अब हम दूसरा केस देखते हैं। हम ये अज्यूम करते हैं कि +4 कॉलम चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो बॉडी ए से बी को ट्रांसफर होता है। ये सेकंड केस में बेटे शो किया गया कि ए बॉडी से +4 कॉलम चार्ज बॉडी बी को ट्रांसफर हुआ है। तो बॉडी ए के ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा, +10 पहले था, माइनस कर दें +4 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे +10 -4 आंसर +6 रह जाएगा। दूसरा केस कि ये चार्ज +4 कॉलम का बी को ट्रांसफर हुआ है, उससे पहले -10 कॉलम चार्ज था, अब प्लस करेंगे ये +4 कॉलम तो प्लस प्लस जो है ये प्लस ही रहेगा, -10 +4 आंसर -6 रहा। तो -6 कॉलम चार्ज जो है ये उस बी के ऊपर आया। तो आप बेटे देखें दोनों केसेस में सेम चार्ज है। अगर हमने नेगेटिव चार्ज की मोमेंट को कंसीडर किया है बॉडी बी से ए की तरफ,
तो +6 -6 चार्जेस रहे थे। अगर हमने +4 कॉलम चार्ज बॉडी ए से बी की तरफ यानी पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट को कंसिडर किया है तो इस केस में भी चार्जेस सेम आए हैं। तो बोथ केसेस में जो रिजल्ट है वो सेम है। तो इसी वजह से बेटे चार्जेस तो करंट तो मूव करता है नेगेटिव चार्जेस की वजह से, लेकिन जो ओल्ड कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट का था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट जो फ्लो करता है, तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि ठीक है पॉजिटिव की वजह से फ्लो करता है, हालांकि उनकी वजह से नहीं फ्लो करता। चूंकि इफेक्ट सेम है इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है। हमने जस्ट सपोज करना होता है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो कर रहा है और हम उस करंट को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। तो नेक्स्ट बेटे जब जहां भी ये करंट का वर्ड यूज होगा तो आपने उसको कन्वेंशनल करंट ही कंसीडर करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंसीडर होगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो किया जाएगा। जैसा यहाँ पे आप देखें ये इलेक्ट्रॉन्स को जो शो किया गया है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी थ्रू द सर्किट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। कन्वेंशनल करंट इसके उल्टा आपने शो करना है, या सिंपली करंट की बात करें तो इसके उल्ट शो करेंगे। नेक्स्ट बेटा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। जब कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हम कंप्लीट करते हैं स्विच को ऑन करने से, तो नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में पुश करता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स पुश होकर सर्किट में गए, सर्किट से होकर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है यहां पे पहुंच रहे हैं। तो इस वजह से सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। अब ये जो बेटे करंट सर्किट के अंदर या कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है इसको हम जस्ट कंसिडर कर सकते हैं एनालोगस टू द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप। कहा कि इसको पाइप के अंदर बहते हुए पानी से हम जस्ट रिलेट कर सकते हैं, इसकी हम मुताबिकत कायम कर सकते हैं कि जैसा पानी बहता है उसी तरह ये जो है वो करंट भी फ्लो करता है। तो पाइप के अंदर पानी का फ्लो बेटे एक्सप्लेन किया गया। उन्होंने कहा कि फर्स्ट कर लें कि हमारे पास दो पाइप हैं ए और बी, दोनों के अंदर जो वाटर लेवल है वो डिफरेंट पोजीशंस पे है। वाटर लेवल ये नेक्स्ट पेज पे आप देखें, ये देखें पाइप ए में वो ए लेवल है उसका, ये हाई लेवल है, बी लेवल जो है वो लो लेवल है। तो कहा कि वाटर लेवल ए पे क्या है हायर है और बी पोजीशन पे लोअर है। अब इस केस में तो वाटर जो है वो पोजीशन ए से बी की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा, और ये वाटर जो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहा होगा ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक दोनों पोजीशंस पे वाटर का लेवल सेम नहीं हो जाता। अब हम पंप यूज करते हैं टू मेंटेन फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए हम पंप को यूज करते हैं। ये देखें कि ए पोजीशन से बी की तरफ पानी खुद ब खुद आ रहा था, जब लेवल सेम हो गया तो वाटर का फ्लो स्टॉप हो गया। अब अगर हम इस फ्लो को मेंटेन रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये पंप यूज करना होगा। पंप क्या करता है, बी लेवल से वाटर को जो है वो पुल करता है और इसको इधर ए पोजीशन पे पहुंचा देता है, पंप कर देता है। ये पंप पानी को बी लेवल से लेता है और ए पे पहुंचा देता है। तो जब ए पे पानी का लेवल दोबारा बढ़ता है तो ए से बी की तरफ फ्लो मेंटेन रहता है। तो बेटे जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए से बी की तरफ फ्लो तभी मेंटेन रहेगा जब ये पंप मुसलसल काम करता रहेगा। ये पंप यहाँ पे अवेलेबल होगा और मुसलसल काम करता रहेगा, यानी ये कॉन्टिन्यूसली पानी को इस लो लेवल से हाई लेवल पे पहुंचाता रहेगा। जब हाई लेवल पे पानी जाता है तो खुद ब खुद लो लेवल की तरफ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो पानी की कंसिडर हो रही है, और बी पे उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये पंप वर्क करता है उसके ऊपर, उसकी एनर्जी बढ़ा देता है और उसको दोबारा ए पे पहुंचा देता है। इस तरह से पानी का कॉन्टिन्यूस फ्लो मेंटेन रहता है।
तो बिल्कुल इसी तरह से बेटे बैटरी जो है वो यही काम करती है जो पंप कर रहा है। यहाँ पे बैटरी के अंदर बेटे केमिकल रिएक्शन होता है और ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो जाते हैं बैटरी के अंदर से, वो बैटरी की एनर्जी की वजह से जाते हैं, और जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो दोबारा सर्किट में एंटर हो जाते हैं, तो उनका फ्लो कंटिन्यू रहता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो है जब वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचते हैं बैटरी के अंदर से, तो वो ज्यादा हो चुकी होती है क्योंकि बैटरी ने उनके ऊपर वर्क किया होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसा पंप ने वर्क किया था इस पानी के ऊपर और इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया था, एक लेवल पे पहुंचा दिया था। तो बैटरी भी चार्जेस के ऊपर वर्क करती है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे होते हैं और उनको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचा दिया जाता है बैटरी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन के जरिए। अब वो नेगेटिव टर्मिनल से दोबारा आउटर सर्किट में एंटर हो सकते हैं और ये इनका फ्लो जो है वो कंटिन्यू रहेगा क्योंकि बैटरी जो है बार बार इनको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पुश करती रहती है। और ये जैसा आपके यहाँ देखो मेंशन भी किया उन्होंने कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए वो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस होती है। तो बेटे बताया कि अगर हम रेफर करते हैं कन्वेंशनल करंट को, तो ये वो करंट होगा जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। तो बिल्कुल पानी की तरह, जैसा पानी का आपने फ्लो देखा है कि वाटर लेवल जो है पोटेंशियल एनर्जी पानी की तरह ही जो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है बेटे, ये भी बिल्कुल इसी तरह से बैटरी ने मेंटेन रखना है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। जैसा आपने उधर देखा था कि ए लेवल पे पानी का लेवल हमने हाई रखा तो तब फ्लो कंटिन्यू रहा। तो कन्वेंशनल करंट की सूरत में चूंकि हमने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ करंट को फ्लो को कंसीडर करना है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे चार्जेस की एनर्जी ज्यादा रहनी चाहिए नेगेटिव के निस्बत। और ये जो बेटे लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है इसको सिंपली हम पोटेंशियल ही कंसीडर करते हैं। लिहाजा हम क्या कह सकते हैं कि करंट जो है इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो बेटे याद रखें कन्वेंशनल करंट की सूरत में जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, कन्वेंशनल करंट की सूरत में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इसको हम हाई पोटेंशियल पॉइंट कंसीडर करते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको लो पोटेंशियल पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो सर्किट के अंदर करंट को जो मेंटेन रखना है इसके लिए चार्जेस को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और चार्जेस ये एनर्जी गेन करेंगे बैटरी से, और बैटरी से जब एनर्जी गेन कर लेंगे तो फिर उसको एक्सपेंड करेंगे सर्किट के अंदर जब पास हो रहे होंगे। उस वक्त सर्किट के अंदर हमारे अप्लायंसेस में से जब पास हो रहे होते हैं तो ये उस एनर्जी को एक्सपेंड करते हैं, यानी खर्च करते हैं, यूज करते हैं, डिसिपेट करते हैं। अब डिफरेंट जो बैटरीज हैं उनकी बेटे जो एनर्जी सप्लाई करने की कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, और ये किस पे डिपेंड करता है? बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है या बैटरी की वोल्टेज पे डिपेंड करता है। बैटरी के ऊपर लिखा होता है ये इतने वोल्ट की बैटरी है, तो ये उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज सप्लाई टू 1 कूलम चार्ज बाय बैटरी, तो कहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बेटे इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो बैटरी असल में एनर्जी देती है चार्जेस को, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंसिडर करते हैं। फिजिक्स के अंदर ज्यादा डिटेल आपको मिल सकती है। इसको हम ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, और वो एनर्जी जो चार्जेस सर्किट के अंदर फ्लो करते हुए कंज्यूम करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर होता है। ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा फर्क है। यहाँ आपके यहाँ बुक में उन्होंने जो मेंशन किया कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक कॉलम चार्ज को बैटरी सप्लाई करे वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। आप इसको यूज कर सकते हैं, आपकी बुक के मुताबिक इसको सही कंसीडर कर लिया जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बेटे है वोल्टेज, वोल्ट इसका यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं और इसका यूनिट क्या है? वोल्ट। ये आगे देखिए ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का बताया वोल्ट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है
कोई से दो पॉइंट्स में अगर हम मेजर करना चाहते हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम उन दो पॉइंट्स के दरमियान वोल्ट मीटर लगा देते हैं। और वोल्ट मीटर बेटा याद रखें ये हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, यानी इसमें से करंट का रास्ता डिफरेंट होगा बाकी सर्किट से। एम मीटर पहले आपने देखा था सीरीज में लगाया था, लेकिन इसको हम पैरेलल लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते। नेक्स्ट बेटे ओहम्स लॉ। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है, जो कि पहले मेंशन किया हमने। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों में क्या रिलेशनशिप है हम इसको देखते हैं एक एक्टिविटी के जरिए। ये बेटे एक सर्किट है, इसमें ये पावर सप्लाई लगाई गई है, वेरिएबल पावर सप्लाई है जिसकी हम वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सीरीज में ये नाइक्रोम वायर लगाई हुई है। नाइक्रोम जो है अलाय होता है, तो इसकी तार लगाई, 1 मीटर लेंथ की तार लगाई हुई है। बाकी ये कॉपर वायर्स हैं जो कनेक्टिविटी के लिए लगाई हुई हैं। यहाँ सीरीज में ये बेटे देखें, सीरीज में जो आपको एमीटर का बताया गया था, तो अब ये सीरीज में लगा हुआ है एमीटर करंट मेजर करने के लिए। और वोल्ट मीटर जैसे मैंने कहा पैरेलल लगाया जाता है, तो ये हमारी नाइक्रोम वायर है, इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो ये वोल्ट मीटर देखें पैरेलल लगाया है इसके। अब हमने क्या करना है कि पावर सप्लाई से हमने मुसलसल पावर को चेंज करना है, वोल्टेज को चेंज करते रहना है। तो जैसे हम पावर सप्लाई से वोल्टेज को मुसलसल चेंज करेंगे, तो इधर एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स चेंज होंगी अकॉर्डिंगली। इन रीडिंग्स को हमने नोट करते रहना है कि वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग आ रही है और एमीटर की क्या रीडिंग आ रही है। ये वोल्टेज होगी, ये करंट होगा। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मिलेगी, एमीटर से करंट मिलेगा। तो आपने बेटे ये डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इनको टेबुलेट कर लेना है, यानी टेबल बना लेना है। और उसके बाद आपने वोल्टेज ओवर करंट ये कैलकुलेशन करनी है कि हर वोल्टेज के अगेंस्ट जो आपको करंट मिला हुआ है, तो उस वोल्टेज को उस करंट से डिवाइड करें, V ओवर I की वैल्यू फाइंड करें। तो ये बेटे आपको हर केस में सेम मिलेगी, V ओवर I कांस्टेंट होगा। और इसकी वैल्यू कांस्टेंट जो आ रही है ये शो करेगी कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, कि V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। मीन के जैसे वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, तो उसी लिहाज से करंट भी बढ़ रहा है। जिस कदर वोल्टेज बढ़ रही है, उसी लिहाज से करंट भी बढ़ रहा है। अब ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये सबसे पहले 1826 में जॉर्ज साइमन ओहम ने डिस्कवर किया था, इसलिए उसी साइंटिस्ट के नाम पे ये कहलाता है ओहम्स लॉ। इसको ओहम्स लॉ कहते हैं। अब ओहम्स लॉ को डिफाइन किया गया कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the temperature and physical state of the conductor does not change। कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट, यानी वो सॉलिड है तो लिक्विड ना हो जाए, मेल्ट ना हो जाए, या उसका टेम्परेचर ये चेंज ना हो, ये दो कंडीशंस बताएं। अगर ये दो कंडीशंस पूरी रहें, तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो करेगा वो उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई की गई जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन के जितना पोटेंशियल ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये ओहम्स लॉ को मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के और V इक्वल है RI। ये प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे कांस्टेंट R यूज हो रहा है। R है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो ओहम्स लॉ से बताया कि हम जो है ये दो क्वांटिटी जो रिलेट हो रही हैं, कौन कौन सी, एक वोल्टेज और एक करंट, इन दोनों में से अगर एक हमें मालूम हो तो हम दूसरी मालूम कर सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस तो किसी भी कंडक्टर की जो ये कांस्टेंट होगी ये हमें पहले से मालूम होगी। तो वोल्टेज और करंट में से कोई एक चीज हमें दी जाए, हम उसको यहाँ पे इक्वेशन में पुट करके दूसरी के लिए इक्वेशन को रीअरेंज करके वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये बेटे आपको ओहम्स लॉ का बताया गया। उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस की बात होगी। रेजिस्टेंस क्या होती है? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। किसी भी कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करता है
तो उसके फ्लो में जो रुकावट पेश आती है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और ये इक्वल किसकी होती है? वही जो पीछे इक्वेशन आपने देखी है, V इज इक्वल टू आर आई आई आर। इसको R के लिए रीअरेंज करें तो देखें बेटा, ये I इधर मल्टीप्लाई कर उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो R इक्वल हो गया V ओवर I। ये देखें R इज इक्वल टू V ओवर I। तो सर्किट के अंदर बेटे रेजिस्टेंस को जो हम शो करते हैं वो जिग जैग लाइन के साथ शो करते हैं। जिग जैग लाइन क्या होती है? ये टेढ़ी लाइन है इस तरह की, ये जिस आप देख रहे हैं ये जिग जैग लाइन है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिंबल रेजिस्टेंस का पूछा जा सकता है, तो यही ड्रा करना होगा आपने। तो सर्किट में इसको इस सिंबल से शो करते हैं। ऐसे यूनिट जो रेजिस्टेंस का है वो बेटे है ओहम। ओहम ये ओमेगा साइन है जिससे उसको शो किया जाता है, तो ओहम इसका यूनिट है। ओहम को बेटे डिफाइन किया गया कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उसके 1 वोल्ट की वजह से कंडक्टर के अंदर 1 एम्पीयर करंट पास होता है, 1 एम्पीयर करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। दोबारा देख लें कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसकी वजह से कंडक्टर में 1 एम्पीयर करंट फ्लो करने लगा, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। आगे बताया कि इस रेजिस्टेंस का काज क्या है, इसकी वजह क्या है। काज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? पता है कि जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं ना कंडक्टर के अक्रॉस, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के वो उसके अंदर से मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन इस मूवमेंट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के एटम से ये इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और इनके टकराने से जो हाइंड्रेंस पैदा होती है, रुकावट प्रोड्यूस होती है उनकी मोशन में, तो यही रेजिस्टेंस है कि जब इलेक्ट्रॉन सर्किट में से फ्लो कर रहे हों, उसके कंडक्टर में से फ्लो कर रहे हों, तो कंडक्टर के एटम से टकराते हैं और टकराने से ये जो हाइंड्रेंस या रुकावट पेश आती है, तो यही रेजिस्टेंस है। ये वजह बताई कि बम्पिंग की वजह से, टकराने के एटम्स के साथ टकराने की वजह से ये रुकावट या रेजिस्टेंस पेश आती है। अब चूंकि हर कंडक्टर जो है एटम्स तो उसके अंदर होते हैं और एटम्स के साथ टकराव से रेजिस्टेंस पैदा होती है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर कंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टेंस होती है, बेशक वो थोड़ी ही क्यों ना हो। ठीक है, थोड़ी हो सकती है, किसी की ज्यादा होगी किसी की थोड़ी होगी, लेकिन हर कंडक्टर की रेजिस्टेंस बेटे होती है। तो ये बेटे यहाँ तक कि जो है हमारा आज का लेसन होगा। कल हम जो है इसे अगला टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे।